हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो चलिए देख लेते हैं। आज हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का प्रैक्टिस सेट है, वो जो आपके 39 शिफ्ट्स का हमारा जो चल रहा है प्रीवियस ईयर सीजीएल का। जैसा कि आप लोगों को पता है भाई, 14 से 27 जुलाई में जो आपका सीजीएल हुआ था उसका प्री हम लोग देख रहे हैं, मतलब वो सारे क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं वन बाय वन। हम लोग ने सिनोनिम्स एंटोनिम्स देख चुके हैं, ईडियम फ्रेज, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर, ये सब हम लोग सारे 39 शिफ्ट्स के देख चुके हैं। और अब बारी है हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। सारे जितने भी 39 शिफ्ट्स आपकी हुई थी, सारे में कितने आपके कौन कौन से कैसे लेवल के आपके सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे गए हैं, वो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से अपनी वीडियो सेंटेंस इंप्रूवमेंट की। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सीजीएल का हमारा ग्रुप है, उसकी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। अभी आपका मेंस एग्जाम है, फिर कट ऑफ डिस्कशन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है उसमें, तो वहाँ पर आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। कौन कौन से आपके क्वेश्चंस पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, वो देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि द नेशनल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज एन इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स डेली अरेंजमेंट द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल नेसेसिटीज to citizens such as food, education, social services, medical help and so on, as well as in increase in per capita income। क्या कहा गया कि जो नेशनल डेवलपमेंट है, जो हमारा विकास है नेशन का, वो किस पर डिफाइन करता है? जब हम इम्प्रूव करेंगे डेली अरेंजमेंट्स तो हैं पीपल की, जो डेली उनकी गतिविधियां हैं, अरेंजमेंट्स हैं किनके, पीपल के, उसमें क्या क्या आपका आता है? जैसे कि आपकी फूड हो गया, खाना है, एजुकेशन है, सोशल सर्विस है उनकी, ठीक है, मेडिकल हेल्प, इन सब में हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी हमारा क्या होगा, नेशनल डेवलपमेंट और अच्छे से होगा। ठीक है, एज वेल एज, और उनकी क्या करना पड़ेगा, पर कैपिटा इनकम में भी हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रत्येक सिटीजन का और हमारे नेशन का डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपका दे रखा है यहाँ पर। तो कौन से, देखिए आपको दे रखा है डेली अरेंजमेंट्स, इसकी जगह पर आपको जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट आ जाएगा, इसको एलिमिनेट कर सकता है, वो आपको बताना है। ठीक है, डेली अरेंजमेंट्स आपका लिखा हुआ है, ब्लैक में अंडरलाइन वर्ड है, ABCD 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। देखो, एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज़ है, लिविंग कंडीशंस है, डाइनिंग कैटेगरीज है, या फिर डाइविंग टेक्निक्स है। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो डेली अरेंजमेंट्स को हमारा सब्स्टिट्यूट कर देगा, उसको हटा देगा। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग कैलेमिटीज़ क्या हो गया, आपदा हो गई भाई। ये जो आपदा है वो हमारे पीपल की जो डेली आपदा है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, या फिर लिविंग कंडीशंस हैं, जो मानव है, हमारा पीपल जो है, इनकी जो लिविंग कंडीशन है उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, या डाइनिंग भाई भोजन के तरीकों में करना है, कैटेगरीज दे रखा है, या फिर डाइविंग मतलब तो डाइव करना, तैराकी होगी ना, तैराकी की टेक्निक्स हैं उसमें। तो भाई डेली अरेंजमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो जीने का तरीका है, जीने में आपकी जो लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं, आपकी मेडिकल हो गया, इनकम हो गई, आपकी एजुकेशन हो गई, इन सब में इम्प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि आपकी लिविंग कंडीशंस जो है, बी वाला ऑप्शन, ये डेली अरेंजमेंट्स को आपका, ये जो बी वाला ऑप्शन है लिविंग कंडीशंस, ठीक है, लिविंग कंडीशंस, ये जो आपका है बी वाला ऑप्शन, ये किसको हमारा सही बैठेगा, बिल्कुल डेली अरेंजमेंट्स की जगह। यही आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट था कि भाई आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको एक बेस्ट एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट करना होता है कि भाई डेली अरेंजमेंट्स की जगह पर कैलेमिटी तो नहीं आएगा, आपदा या भोजन के तरीके भी नहीं आने वाला है, डाइविंग की टेक्निक्स भी नहीं आने वाली हैं, क्या आने वाला है, बी वाला ऑप्शन, लिविंग कंडीशंस। ठीक है, समझ गए हैं, बी वाला करेक्ट हो जाएगा हमारा। कौन सा क्वेश्चन है ये, फर्स्ट वाला। ठीक, सारी शिफ्ट्स का हम लोग देखेंगे वन बाय वन सारे अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड वाला, द स्ट्रेंजर स्टूड क्वाइटली फॉर फ्यू मोमेंट्स, कि भाई स्ट्रेंजर था, जो कोई अजनबी था, वो थोड़ी देर क्या था भाई, कुछ क्षणों के लिए स्टूड क्वाइटली, चुपचाप से खड़ा हो गया। ठीक है, ये आपका है। अब इसमें आपको फॉर फ्यू मोमेंट्स दे रखा है, इसकी जगह पर आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट होने वाला है। ठीक है, मतलब इसकी जगह पर आपका क्या आएगा, या तो फॉर फ्यू मोमेंट्स सही लिखा है, नो इम्प्रूवमेंट होगा, या बाकी ए, बी और डी करेक्ट होने वाले हैं। ये आपको कमेंट करके बताना है, ज़रूर करिएगा। और ये भी देखिएगा कि भाई जितने हम लोग क्वेश्चंस करें हैं, इसमें से आपके कितने करेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि ये सीजीएल का पेपर है आपका। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, यानी कि आपकी बढ़िया से इंग्लिश की प्रिपरेशन हो रखी है आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो फॉर फ्यू मोमेंट्स आपका दे रखा है, यानी कि कुछ क्षण। ठीक, अब देखो फॉर मोमेंट्स तो नहीं होगा भाई, क्षणों के लिए
कुछ क्षणों के लिए होगा ना। फॉर द फ्यू, देखो भाई हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, ये आप लोगों ने मैंने पढ़ाया था, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। ए फ्यू होता है, द फ्यू होता है, ठीक है, और फ्यू होता है, ठीक है। फ्यू जो होता है वो एक नेगेटिव होता है। फ्यू मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, कोई चीज़ है बिल्कुल ना के बराबर है, फ्यू है। और ऐसे ही हम लोगों ने अ लिटिल, द लिटिल और लिटिल पढ़ा था, ठीक है। फ्यू आपका काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जिनको हम लोग गिन सकते हैं। तो फ्यू मतलब जो चीज़ बिल्कुल आपकी ना के बराबर है, और द फ्यू मतलब जितनी है सारी, होती तो कम ही है, थोड़ी होती है, लेकिन जितनी, जैसे 5 रुपये आपके पास हैं तो 5 रुपये हैं तो कम, लेकिन जितने हैं वो सारे ले लेने हैं, तो जितनी है वो सारी चीज़, लेकिन वो भी आपकी कमी है। ए फ्यू मतलब कुछ मतलब बहुत ही थोड़ा सा, मतलब जिसको भाई गिन सकते हैं, थोड़ी सी चीज़ है। फ्यू में तो बिल्कुल ना के बराबर है, समझिए है ही नहीं। आ फ्यू में इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, और द फ्यू में मतलब जो है हमारे पास है तो वो कम, लेकिन वो सारी ही हमने ले ली है, ठीक है। तो ये आपका है, यानी कि कुछ क्षणों के लिए का मीनिंग आपका क्या आना चाहिए यहाँ पर। अब ये बी वाला ऑप्शन जो फॉर द फ्यू मोमेंट्स दे रखा है, अब ये जो द फ्यू होता है, द फ्यू मैंने बताया जितने क्षण हैं उतने, तो द फ्यू मतलब पूरे टाइम के लिए हो गया, फिर तो ये सारे समय के लिए ये तो नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा आपका। फॉर अ फ्यू मोमेंट, अब फ्यू जो है हमें तो पहले ये पता करना है कि ये भाई चेंज होने भी वाला है या नहीं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, फ्यू मतलब होता है ना के बराबर, तो स्ट्रेंजर जो है बिल्कुल ना के बराबर समय के लिए खड़ा रहा शांति से, भाई कुछ क्षणों के लिए तो खड़ा हुआ होगा, तो हमें इसे चेंज करना ही है, यानी कि सी वाला ऑप्शन तो आपका हट ही जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, बी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट, कि भाई द फ्यू नहीं होगा, क्या होना चाहिए, अ फ्यू मोमेंट्स। अ फ्यू मोमेंट्स, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सेकंड वाले में। क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अ फ्यू मतलब कुछ क्षणों के लिए, ठीक है, कुछ 3-4 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, स्टूड क्वाइटली, ठीक है। अ फ्यू, फ्यू तो नेगेटिव हो गया, मतलब वो बिल्कुल ही नहीं खड़ा हुआ, इतना ना के बराबर की बिल्कुल ही नहीं, ठीक है। और द फ्यू मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। तो आपका अ फ्यू बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने वीडियो कर रखी है अ फ्यू और लिटिल वाली, वो आप वीडियो देखिएगा प्लेलिस्ट में जाकर, आपको मिल जाएगी कि लिटिल और फ्यू में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन आपका फॉर अ फ्यू मोमेंट्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक, समझ गए हैं। कोई क्वेरी हो, आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको नंबर प्रोवाइडेड है, नंबर मैंने देखिए स्क्रीन पर भी लगा दिया है, 9653000478। अगर आपको कभी कोई भी दिक्कत है या आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट है, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, कि वी मस्ट रिमेंबर दैट वॉट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज़ वॉट वी इनकलकेट इन दैम। कि भाई ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि भाई हम अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं, और इज़ वॉट वी इनकलकेट इन दैम, और उनमें क्या, इनकलकेट का मतलब क्या होता है, उनके मन में बिल्कुल बैठा देना कोई चीज़, ठीक है, मतलब मन में उतर गई है। कि भाई छोटे बच्चे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं नहीं, मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसा बनाओ वो वैसे बन जाते हैं। तो आप वो पढ़ाइए जो मतलब आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ाते हैं वो उनके मन में बैठ जाता है, इस तरीके से हमें उन्हें सिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो इनकलकेट वर्ड है तो ये भी सही है आपका, लेकिन हमें ये बताना है इन चारों में से इसकी जगह पर इसको कौन सा वर्ड आपका रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ए बी सी डी हैं आपके ऑप्शन, इन डेंजर, इम्पोर्ट, इंस्पायर या फिर इंस्टिल, ठीक है। तो इन डेंजर मतलब खतरे में, कि भी वॉट भी उनको खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं, ये नहीं होगा, ठीक है। इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, तो इंपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, कि भाई उनमें हम कोई थॉट्स इंपोर्ट तो नहीं कर रहे हैं। इंस्पायर मतलब किसी पर्सन को इंस्पिरेशन देना, इंस्पायर करना, ठीक है, वो हो गया। लेकिन यहाँ पर एक बात हो रही है इनकलकेट की, भाई उनमें हम क्या बैठा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से क्या समझा रहे हैं, मन में बैठाना किसी चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनकलकेट का आपका सिनोनिम हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, वो आपका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। डी वाला ऑप्शन थर्ड वाले में आपका क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इंस्टिल हो जाएगा, यानी कि उनके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, मन में बैठा रहे हैं, कि भाई हम उन्हें क्या पढ़ा रहे हैं। हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम उन्हें क्या पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं वो उनके मन में बैठ जाता है, इस तरीके से हाँ हमें याद रखना है। इनकलकेट का सिनोनिम आपका इंस्टिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका थर्ड वाले में डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। ये वाले आपके सारे क्वेश्चन जो हैं सीजीएल प्री में आए हुए हैं 39 शिफ्ट्स में, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन जो है आपका, द बॉयज एंड द टीचर वॉन्ट्स टू विन, कि भाई लड़के और टीचर जो क्या थे, जीतना चाहते हैं, ठीक है, जीतना चाहते हैं, क्योंकि वॉन्ट्स लगा है, वॉन्ट्स टू विन पर जीतना चाहते हैं, ये आपका हो गया।
अब wants to win है अंडरलाइन, इसकी जगह पर आपको बताना है कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। want to win होगा, wants to won होगा, want win होगा, या तो फिर want to won होगा। देखिए 2 के बाद आपकी V1 फॉर्म आती है, यहाँ पर इन्होंने B वाला ऑप्शन जो दे रखा है और D वाला ऑप्शन जो दे रखा है, इसको तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। 2 के बाद won नहीं आएगा, आएगा तो win ही आपका, ठीक है। अब ये जो द बॉयज़ एंड द टीचर, ठीक है, बॉयज़ और टीचर मिलकर आपका क्या हो गया, बॉयज़ प्लस टीचर मिलके आपका क्या हो गया, ये प्लूरल बन गए हैं। क्या बन गए हैं, प्लूरल बन गए हैं ना, प्लूरल। तो वर्ब भी आपकी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। वर्ब भी आपकी प्लूरल आनी चाहिए, यानी कि वांट होना चाहिए। वांट्स में से एस हटा दो, क्या होना चाहिए हमारा, वांट। वांट टू विन, भाई जीतना चाहते हैं, जीतना चाहता नहीं है। चाहता होता एक ही बात हो रही होती तो वांट्स होता, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म होती, लेकिन हमारा है लड़के भी हैं और टीचर भी हैं, यानी कि वांट हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो वांट टू विन यानी कि ए वाला ऑप्शन जो आपका है क्या होगा, वांट टू विन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। 2 के बाद V1 आता है तो B और D आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए, और वांट विन नहीं होगा, वांट टू विन, जीतना चाहते हैं, में इन्फिनेटिव लगाना है, टू लगाना है, ठीक है। समझ गए हैं, ये 3rd वाला क्वेश्चन आपका हो गया, 4th वाला आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 4th। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है कि द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू बाय गिविंग हिम एन इंटेलेक्चुअल स्पिरिट एलिवेट्स हिम अबव द बीस्ट ऑफ द फील्ड। ठीक है, कि भाई गॉड जो हैं, इसके जो गॉड ने मैन को बनाया है, इसके पीछे एक पर्सनल व्यू क्या है इनका, भगवान का, कि भाई उन्होंने बौद्धिक स्पिरिट दी है। इंटेलेक्चुअल क्या होता है, बौद्धिक, ठीक है, वो हमें दिया है, इंटेलेक्चुअल स्पिरिट दी है जो हमें एलिवेट करता है, सभी से ऊपर रखता है, हमें उतनी बौद्धिक क्षमता दी है उन्होंने, जो हमें बीस्ट ऑफ द फील्ड, भाई मैदान के जो जानवर हैं, बीस्ट हैं, उनसे ऊपर उठाता है। किस वजह से, क्योंकि हमें बौद्धिक क्षमता दी है भगवान ने। ठीक है, तो ये तथ्य है, द फैक्ट दैट गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज पर्सनल व्यू by giving him an intellectual spirit elevates him above the beast of the field, उन सबसे ऊपर उठाता है। तो पर्सनल व्यू को हम लोग यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, कौन सा इनको एलिमिनेट कर देगा, यानी कि ओन इमेज हो जाएगा, ओन ग्लोरी, ओन आइडिया, या फिर ओन कैपेसिटी। ठीक है, ओन इमेज मतलब अपनी इमेज में, यानी कि पर्सनल व्यू अपनी दृष्टि में, और ओन इमेज में भी, दोनों में आपस में क्या है, सिमिलैरिटीज़ हैं। ओन ग्लोरी मतलब तो विजय हो गई, ठीक है, ग्लोरी मतलब शान, उसके वो ग्लोरी हो गई, शान हो गई, ठीक है, तो ओन ग्लोरी नहीं होगा आपका। ओन आइडिया मतलब अपने आइडिया में या फिर अपनी क्षमता में, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा भाई, पर्सनल व्यू को हम लोग अपनी इमेज से, ओन इमेज से रिप्लेस कर सकते हैं, कि भाई उनका पर्सनल व्यू क्या है इसमें, यानी कि उनकी ओन इमेज क्या है। ठीक है, ओन इमेज आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई क्षमता की बात नहीं हो रही, कोई उनका आइडिया नहीं हो रहा है। फैक्ट हम लोग पहले बता चुके हैं, द फैक्ट, कोई उनकी शान नहीं हो रही है, क्या हो रही है, पर्सनल व्यू है उनका, ये इन हिज पर्सनल व्यू, उनके पर्सनल व्यू में, यानी कि उनकी ओन इमेज में। ठीक है, ओन इमेज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा जो इसे सब्सटीट्यूट करेगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका 5th वाले में करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 6th वाला ऑप्शन। चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है द फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ टू लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। ठीक है, कि भाई फ्रॉग जो होता है आपका, मेढक जो हो गया, वो अपने आप को कैसा उसने बना रखा है कि भाई वो वाटर में भी रह सकता है और पानी, जल और थल दोनों में ही रह सकता है फ्रॉग। ठीक है, उसने अपने आप को इसके अनुकूल बना रखा है। तो ये जो फ्रॉग अडॉप्ट्स इटसेल्फ दे रखा है, इसकी जगह पर आपका नो सब्स्टिट्यूशन आएगा, कि भाई बिल्कुल सही लिखा है, कोई भी एरर नहीं है, या फिर फ्रॉग अल्टर्स इटसेल्फ, या अडेप्ट्स इटसेल्फ, या फिर अडॉप्ट्स इटसेल्फ। ठीक है, तो देखिए ऑल्टर मतलब चेंज करना, तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है वो, कि भाई इधर चेंज हो जा रहा है, जल में अलग चेंज हो जा रहा है, थल में अलग चेंज हो जा रहा है, या फ्रॉग अडेप्ट। देखो हम लोगों ने ये करा था होमोफोन्स में, ठीक है, एक जैसे लग रहे थे होमोनिम वगैरह आपके, ठीक है, उनमें हम लोगों ने ये करा था। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी मेरी, देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं उनको भी ज़रूर देखना है, ताकि आगे अगर इन पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट करें, कभी कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, एक आपका होता है अडॉप्ट, ठीक, एक आपका होता है अडेप्ट, ठीक, एक आपका होता है अडाप्ट।
लगभग एक से लग रहे हैं, लगभग एक सा प्रोनाउंसिएशन भी है थोड़ा बहुत, तो इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखो अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, जैसे गोद लेते हैं ना, बच्चा गोद लेना या अडॉप्ट करना चीज़ों को, गोद लेना। अडेप्ट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ में निपुण हैं, ठीक है, निपुण होना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किलफुल होना, वो अडेप्ट होता है। लेकिन अडाप्ट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को अपने अनुकूल बनाना, ठीक है, अनुकूल बना रहे हैं, उसके अनुकूल हो रहे हैं, तो वो अडाप्ट करना होता है। ई होगा तो वो निपुण हो जाएगा, ओ होगा तो गोद लेना हो जाएगा, और ए होगा, सिर्फ इसका डिफरेंस है ना, ई ओ और ए। तो ए वाले में यानी कि हम उसके अनुकूल बना रहे हैं, ठीक है। ई मतलब हम किसी चीज़ में निपुण है, और गोद लेना वाला अडॉप्ट होता है, अडॉप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट, ठीक। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि फ्रॉग जो है वो जल और थल दोनों में अपने आप को अनुकूल बना लेता है। इट्स सेल्फ मतलब अपने आप को अनुकूल बनाता है, ठीक है। तो अनुकूल बना लेता है यानी कि आपका अल्टर तो नहीं होगा, चेंज नहीं करता। अडेप्ट मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा कि निपुण होता है, स्किलफुल होता है, ठीक है। अडेप्ट हो जाएगा, अडेप्ट इटसेल्फ, अपने आप को अनुकूल बना लेता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अडेप्ट्स इटसेल्फ, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर 6 वाला, ठीक है। समझ गए हैं इनमें क्या डिफरेंस है, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब कभी आगे कोई क्वेश्चन आता है तो कोई भी एरर आपसे नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 7th वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर। हम सभी को क्या करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की, ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर ईच अदर ये जो दे रखा है, यहाँ पर आपका नो सब्स्टिट्यूशन आएगा, या हेल्प म्यूचुअली, हेल्प वन अनदर, हेल्प ईच वन, ठीक है। हेल्प म्यूचुअली मतलब परस्पर, म्यूचुअल मतलब परस्पर हो गया, म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं म्यूचुअली, ठीक है। हेल्प वन अनदर मतलब एक दूसरे की, और हेल्प ईच वन प्रत्येक वन की, तो ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा है, प्रत्येक एक की, ठीक है। देखो आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी वाला ये वाला आपका पूछा गया है, ठीक है, बहुत ही ईजी आपका पूछा गया है, ठीक। क्या पूछा गया है, देखो आपको याद रखना है, जब 2 पर्सन होते हैं तो हम याद यूज़ करते हैं ईच अदर का, ठीक है, एक दूसरे की, ईच अदर एक दूसरे की, ठीक है। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा हैं तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, वन अनदर, ठीक है, वन अनदर। तो यहाँ पर वी की बात हो रही है, वी ऑल, वी ऑल यानी कि ये 2 से ज़्यादा हो गए, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। वी ऑल शुड हेल्प ईच अदर, यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7th वाले में क्या आना चाहिए, वन अनदर आना चाहिए, ठीक है। ईच अदर की जगह, ईच अदर हमेशा 2 के लिए यूज़ होता है, और 2 से ज़्यादा लोग होते हैं तो हम लोग वन अनदर का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें अच्छे से याद कर लीजिए, बेसिक है आपका ये रूल, अच्छा सा आया था, ठीक है। तो ईच अदर 2 के लिए, वन अनदर 2 से ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर वी ऑल की बात हो रही है, ज़्यादा लोग हैं, यानी कि हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, वन अनदर, ठीक। यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका हो गया, सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7th वाले में, ठीक। समझ गए अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 8th क्वेश्चन आपका, इट इज़ रिपोर्टेड दैट शी हैज़ विन अ प्राइज मनी ऑफ 10 lakhs एट अ रियलिटी शो, कि भाई किसी रियलिटी शो में ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि वह भाई रियलिटी शो में 10 लाख का प्राइज मनी जीती है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, उसने जीता है भाई 10 लाख का प्राइज मनी, विजय हो गई है वो 10 लाख के प्राइज मनी के साथ। तो यहाँ पर देखिए शी हैज़ विन है, शी हैड वॉन, विल वॉन, नो सब्स्टिट्यूशन, या शी हैज़ वॉन। सबसे इंपॉर्टेंट, देखते ही तुरंत एरर पता लग रही है आपको, इस पर स्पॉटिंग एरर भी आपकी बहुत आई थी वर्ब वाले पे, कि क्या होता है जब हमारा हैज़, हैव, हैड होते हैं तो इनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज़ हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, ये सब क्या होते हैं, इनके साथ हमारी हमेशा वर्ब की 3rd फॉर्म फॉलो होती है ना, वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर तो इन्होंने विन लगा रखा है, विन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, विन आपकी कैसी है, V1 है, ये गलत हो जाएगा, हमारा क्या लगना चाहिए, वॉन। वॉन क्या हो जाएगा, विन वॉन वॉन होता है, वर्ब की 3rd फॉर्म हो जाएगी, यानी कि हम हमेशा हमारा हैज़, हैव के साथ हमारा क्या आता है, 3rd फॉर्म आती है, आपका परफेक्ट टेंस है ये। तो शी हैज़ वॉन कहाँ लिखा हुआ है, शी हैज़ वॉन, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन आपका 8th वाले में करेक्ट हो जाएगा। हैज़ बिन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज़ वॉन, ठीक। और आप सोच रहे होंगे हैड वॉन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो इट इज़ रिपोर्टेड, ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि उसने जीता है, ठीक है। तो पूरा प्रेजेंट में ही लेके चलते हैं कि उसने 10 लाख की प्राइज मनी जीती है, तो हैड वॉन मत करिए, पास्ट मत करिए, शी हैज़ वॉन ही कर दीजिए, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट बना देना है हमें, ठीक। चलिए 9th वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, देखिए क्या लिखा है 9th वाले में,
हाँ जी, 9th वाला है नटवर वॉज अ फ्रॉडस्टर हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स। कि भाई नटवर एक पर्सन है जो क्या है, एक फ्रॉडस्टर है, धोखेबाज है, धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला। हु ऑलवेज ट्राइड टू फूलिंग अदर्स, जो हमेशा कोशिश करता है दूसरों को फूल बनाने की, ठीक है, मूर्ख बनाने की कोशिश करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर फूलिंग जो है इसकी जगह पर कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है। बिट्रेइंग मतलब होता है धोखा देना, रिवीलिंग मतलब कोई चीज़ आपने रिवील कर दी है, पर्दाफाश कर दिया है, वो रिवीलिंग हो गया। डिसीव मतलब होता है धोखा, ठीक है। चीटिंग मतलब भी धोखा, देखो सबके मीनिंग सेम है, रिवीलिंग अलग हो गया, बिट्रेइंग, डिसीव, चीटिंग सबके मीनिंग। लेकिन हमें क्या चाहिए अपना, 2 के बाद हमेशा हमारा क्या आता है, अभी हम लोगों ने देखा 2 के बाद वांट टू विन था, 2 के बाद हमेशा हमारा क्या फॉलो होती है, V1 फॉलो होगी। इन्होंने फूलिंग कर रखा है, फूलिंग नहीं होगा, क्या होगा हमारा, सिर्फ आपका चारों ऑप्शन में एक ही में दे रखा है, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, C वाला, सिर्फ C वाले में आपकी दे रखी है V1 फॉर्म, बाकी सब में आपकी दे रखी है ING फॉर्म। ING फॉर्म हमें नहीं चाहिए, 2 के बाद डिसीव आना चाहिए, 2 के बाद V1 आता है, यानी कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा, 9th वाले में C वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, समझ गए हैं, 9th वाले में C करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बाकी सारे नहीं लगाने, बिट्रेइंग भी नहीं करना है क्योंकि ING फॉर्म चाहिए ही नहीं है, और V1 हमारा डिसीव में ले रखा है, C वाला करेक्ट हो जाएगा। डिसीव मतलब धोखा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट sought to establish the conceptions of freedom and social welfare as the goals of an independent Indian state, resulting in fundamental rights and directive principles। ठीक, क्या कहा गया है कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट था आपका, स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसको इस्टेब्लिश उसको क्यों किया गया था, उसका लक्ष्य क्या था कि भाई कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम, कि भाई स्वतंत्रता की जो अवधारणाएं इनको विकसित करना था, मतलब उनको इस्टेब्लिश करना था, स्थापित करना था, सोशल वेलफेयर को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट के रूप में, हैं, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ, रिजल्टिंग क्या हुआ उसका, कि भाई हमें मौलिक कर्तव्य मिले, फंडामेंटल राइट्स मिले और सिद्धांत मिले, प्रिंसिपल्स मिले, ठीक है। तो ये हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य था, ये बताया गया। तो ये जो कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम मतलब क्या, कंसेप्शंस मतलब अवधारणाएं, स्वतंत्रता की अवधारणाएं। तो ये जो कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम है, इसको कौन सा हमारा रिमूव करेगा, मेथड्स टू सिंपैथाइज, सिंपैथाइज मतलब सहानुभूति, सिंपैथी, तो मेथड्स उसके तरीके, भाई ये तो नहीं होना चाहिए कि हमें इस्टेब्लिश करना था सहानुभूति के तरीके, बिल्कुल नहीं। कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मतलब भी आपका स्वतंत्रता होता है, कंसेप्ट मतलब भी वही हो गया, कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी यानी लिबर्टी के तरीके, स्वतंत्रता के अवधारणा, या फिर प्रोसीजर्स ऑफ फ्री माइंड, प्रोसीजर आपका कैसा, खुले दिमाग का, फ्री माइंड का प्रोसीजर, नो। सिंबल्स ऑफ विक्ट्री या फिर विजय के प्रतीक, ये भी नहीं। क्या होना चाहिए, कंसेप्शंस ऑफ फ्रीडम को क्या एलिमिनेट करेगा आपका, 10th वाले में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है आपका, हाँ B वाला, कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर फ्रीडम कंसेप्शंस खुद ही अवधारणाएं हो गई भाई, स्वतंत्रता की अवधारणाएं, और कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी ये भी आपका स्वतंत्रता की अवधारणा हो जाएगा। तो ये भी आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, B वाला ऑप्शन इसको एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। बाकी सारे कोई भी रेलिवेंट नहीं है, B वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 11th क्वेश्चन देखते हैं कि कैरोलिना ओपन अ सेविंग्स अकाउंट टू सेव मनी फॉर लेटर। अब यहाँ पर देखिए दे रखा है मनी फॉर लेटर का हमें मीनिंग बताना है कि इसको देखो ईडियम पूछा गया है, देखो ईडियम आ गया यहाँ पर कि फॉर अ सनी डे होगा, फॉर अ कोल्ड डे होगा, फॉर अ हॉट डे होगा, या फिर फॉर अ रेनी डे। देखो भाई मनी फॉर लेटर, उसने भाई बाद के लिए पैसा बचाने के लिए उसने क्या करा, एक सेविंग अकाउंट खोला ताकि बाद में पैसा बचे, बाद के लिए पैसा बचे, ठीक है, इसके लिए उसने सेविंग अकाउंट खोला। तो इसको हम लोग ईडियम में क्या बोलते हैं, बाद के लिए, मुसीबत के समय पर, परेशानी के या ज़रूरत के समय पर पैसा हमारा सेव हो, उसके लिए हम लोग का क्या होता है, ये जो D वाला ऑप्शन आपका दे रखा है 11th क्वेश्चन में, फॉर अ रेनी डे, ठीक है, फॉर अ रेनी डे, कि भाई बरसात के मौसम, बरसात वाले दिन के लिए रखना है, ठीक है, बाद के लिए पैसा बचा के रखना है, बरसात के दिन के लिए पैसा बचा के रखना है। भाई बरसात के दिन में क्या है, बाहर नहीं निकल सकते, या कोई भी आपकी फसल ख़राब हो जाती है बरसात में, कभी कभी इतनी बारिश हो जाती है फसल ख़राब, तो हमें पैसा बचा कर रखना है बरसात के लिए, ठीक है। तो यही आप समझ सकते हैं मनी फॉर लेटर, यानी कि रेनी डे के लिए हमें पैसा बचा के रखना है। ये एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है सेव मनी फॉर लेटर, फॉर अ रेनी डे मतलब मनी फॉर लेटर। तो यहाँ पर D वाला ऑप्शन आपका 11th वाले में करेक्ट हो जाएगा, ठीक, समझ गए हैं। ईडियम आ गया आपका, देखिए सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में।
नेक्स्ट आपका है ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एज इट इज सेम लाइन नहीं, लेकिन ये रूल पे आपका बहुत ज़्यादा आया है। देखिए, दैट ही रोज मैनी क्वेश्चंस की जगह पर कौन सा ऑप्शन होगा, नो सब्सटीट्यूशन या बाकी सारे आपके ए, सी या फिर डी। सबसे पहले डिफरेंस समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ये अडेप्ट वाला था ना, ऐसे ही आपका ये एक आपका राइज होता है और एक आपका रेज होता है, ठीक है, रेज, ठीक। राइज मतलब सूरज उगता है, राइज होता है। तो राइज की जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है आपकी, राइज रोज और राइजन होती है, ठीक है, सूरज का उगना, राइज रोज राइजन। लेकिन ये वाला रेज होता है कि किसी चीज़ को रेज करना, मतलब हाथ उठा रहे हैं, अपना हैंड रेज करना, या क्वेश्चंस पुट अप करना, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, रेज कर रहे हैं कोई आप अपनी आवाज़ को, तो वो रेज मतलब उठाना, आवाज़ उठाना या हाथ उठाना, वो रेज हो जाता है। तो इस वाले रेज की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेज्ड और रेज्ड, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया है कि ही वॉज सो क्यूरियस दैट ही रोज मैनी क्वेश्चन, उसने बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पुटअप करे, मतलब उसने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, हाथ उठाया उसने, यानी कि यहाँ पर रोज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करे, यानी कि ये तो आपका सूरज उगने की रोज होती है सेकेंड फॉर्म, रेज क्वेश्चन करने की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, रेज्ड, रेज्ड, यानी कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आपका रेज्ड दे रखा है, ए वाले ऑप्शन है, दैट ही रेज्ड मैनी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपका 12th वाले में ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेज्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रेज्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका रोज मच क्वेश्चंस आपका काउंटेबल है, मच नहीं लगा सकते, मच अनकाउंटेबल के साथ आता है, और रोज तो वैसे भी नहीं आना। अराउज्ड मैनी क्वेश्चन, अराउज मतलब क्या होता है, जगाना, अवेक करना, नींद से जगाना, किसी को अराउज करना, वो हो गया, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका रेज आएगा, ठीक, समझ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दे हैव डिस्पोज्ड ऑल द ओल्ड बुक्स, कि उन्होंने सारी ओल्ड बुक्स डिस्पोज कर दी, यानी कि क्या मीनिंग हो गया डिस्पोज्ड का, कमेंट करके आप लोग बताते रहिएगा कि क्या आंसर्स आ रहे हैं आपके, कितना आप लोग करेक्ट कर पा रहे हैं। ये सीजीएल के आपके क्वेश्चंस हैं, सारे आपके आए हुए हैं, अभी जुलाई में जो सीजीएल हुआ था 39 शिफ्ट्स में, वो आपके पूछे गए हैं, ठीक है। देखो डिस्पोज मतलब क्या होता है, देखो डिस्पोज ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है कि आप किसी चीज़ से छुटकारा पा रहे हैं, या आपने कोई पुरानी चीज़ है उससे छुटकारा पा लिया, उसे सेल कर दिया, उसे हटा दिया, उससे मुक्ति पा ली, वो डिस्पोज ऑफ कर दिया हमने, यानी कि उस चीज़ को हमने हटा दिया है, उसको बेच दिया है, ये मतलब आपका डिस्पोज ऑफ हो। तो उसने जो पुरानी किताबें थी उससे उसने छुटकारा पा लिया, यानी कि उनको सेल कर दिया होगा या उसको हटा दिया होगा, किसी को दे दिया होगा, तो आपका ये फ्रेजल वर्ब होता है डिस्पोज ऑफ, जिसका मतलब आपका होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13th वाले क्वेश्चन में बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिस्पोज ऑफ आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, यानी कि किसी चीज़ से हम छुटकारा पा रहे हैं, किसी चीज़ को हटा रहे हैं, कोई पुरानी चीज़ हो गई है जिसका यूज़ नहीं है अब रह गया है, उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया, यानी कि उसको हटा दिया है, ठीक है। तो डिस्पोज ऑफ आपकी फ्रेजल वर्ब, डिस्पोज इन नहीं होता, डिस्पोज बाय नहीं, डिस्पोज आउट नहीं, डिस्पोज ऑफ आपको याद रखना है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका दे रखा है द मैनेजमेंट इज नॉट बिवेयर ऑफ दिस फैक्ट, कि भाई मैनेजमेंट जो है वो इस तथ्य से बिवेयर नहीं है, अवगत नहीं है, जागरूक नहीं है, जानकार नहीं है। क्या ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अवेयर ऑफ, अवेकिंग टू, वॉचफुल विद या बिवेयर टू, ठीक। यहाँ पर आपको बताना ये जो बिवेयर ऑफ की जगह पर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। देखिए 14th वाला क्वेश्चन आपका, इसमें आपका क्या भाई, मैनेजमेंट जो है इस तथ्य से अवगत नहीं है, यानी उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि जो बिवेयर ऑफ है इसको करेक्ट आपका अवेयर ऑफ होता है। क्या होता है, अवेयर ऑफ, अवेयर के बाद हमारा ऑफ आता है, अवेयर ऑफ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि भाई वो इस चीज़ से अवगत नहीं है, इस तथ्य से अवगत नहीं है मैनेजमेंट। तो अवेयर ऑफ जागरूक नहीं है, अवगत नहीं है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वो वेकिंग टू नहीं होगा, वॉचफुल मतलब ध्यान रखना, वॉचफुल विद भी नहीं होगा, विद दिस फैक्ट नहीं होगा, बिवेयर टू भी नहीं होगा। बिवेयर ऑफ को बिल्कुल सही एलिमिनेट हमारा क्या कर रहा है, बिवेयर इज इक्वल टू अवेयर,
अवेयर ऑफ यानी कि बिवेयर आपका हो जाएगा कि भाई अवगत करना, किसी चीज़ से जागरूक होना। बिवेयर मतलब सावधानी होता है, ठीक है, तो यहाँ सावधानी नहीं, अवेयर मतलब जागरूक अवगत होने का बात हो रही है। बिवेयर की सेंस नहीं आ रहा कि बिवेयर रहो, वॉचफुल रहो, सावधान रहो, वो नहीं सेंस आ रहा है, अवेयर ऑफ आ रहा है, अवगत नहीं है, ठीक है। ए वाला ऑप्शन 14th वाले में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, पढ़िए फटाफट से। 15th वाला क्या पूछा है, ठीक है, 15th वाले में क्या पूछा है कि लास्ट वीक्स रेन रेविज द होल सिटी, कि भाई लास्ट वीक पिछले सप्ताह जो क्या था, रेन रेविज द, रेविज मतलब क्या, पूरी तरह से तहस नहस कर दिया, तबाह कर दिया पूरे शहर को, ठीक है। और आपको पता है लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एगो, ये सब आपके लगे होते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बनता है, तो इन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाया है। रेन के बाद सेकंड फॉर्म आपकी रेविज की लगा दी है, रेविज कर दिया है, ठीक है। अगर एरर में कभी आता है क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ कीवर्ड है आपके लास्ट वीक, एगो, ये सब, तो इनके आगे हमारा क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका चलता है, ठीक है। तो रेविज जो वर्ड आपका दे रखा है, इसकी जगह पर आपका रेसाइंडेड होगा या फिर रिट्रैक्टेड होगा या फिर रीएफएम्ड होगा या फिर रुइंड होगा, कौन सा ऑप्शन इसको बेस्ट सब्स्टिट्यूट कर देगा। रिसाइंडेड मतलब किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रद्द कर देना, तो रद्द नहीं करा पूरे शहर को। रिट्रैक्ट मतलब पीछे हटना किसी चीज़ से, पीछे भी नहीं हट, रिट्रैक्टेड हो गए हैं, पीछे भी नहीं हटे हैं, पीछे नहीं हटा पूरा शहर कि भाई रेन से पीछे तो नहीं हट गया शहर। रीएफर्म करना, किसी चीज़ को पुष्टि करना, रीएफर्म फिर से किसी चीज़ की पुष्टि करना, एफर्मेशन देना, वो आपका हो गया। रुइंड मतलब होता है बर्बाद कर देना, ठीक है, बर्बाद करना, खराब करना, डिस्ट्रॉय करना, हाँ, रेविज करना, तो रुइंड आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि पूरे शहर को लास्ट वीक बारिश ने पूरी तरह से खराब मतलब रुइन कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 16th वाला क्वेश्चन। द ट्रैफिक सार्जेंट, देखो ये क्या लिखा है, ये आपका एरर में आया है। अभी जो आपके MTS वाले एग्जाम चल रहे हैं ना, इसमें आपका स्पेलिंग एरर में ये वर्ड आया था सार्जेंट। हम लोगों ने जो शाम को 7 बजे आपकी डेली एनालिसिस रहती है कि सारी शिफ्ट्स में किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आए हैं, और उसी के बेस पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग करते हैं कि भाई आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। तो सार्जेंट वर्ड आपका आया है, ये जो MTS 2023 चल रहे हैं, तो ये सर्जियंट नहीं लिखा है, ये इसका प्रोनाउंसिएशन सार्जेंट होता है। सार्जेंट मतलब कोई कांस्टेबल आपका हो गया, ठीक है, वो आपका ट्रैफिक सार्जेंट। इसकी स्पेलिंग आई थी, अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रूव्ड थ्रू द टेस्ट दैट राज वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, कि भाई जो ट्रैफिक सार्जेंट थे हमारे, उन्होंने प्रूव कर दिया एक टेस्ट के द्वारा कि भाई जो राज था कोई पर्सन, वो उसने ड्रग और अल्कोहल वगैरह ले रखी थी, ये है आपका। तो ये जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल है, इतनी लंबी लाइन, इसकी जगह पर आपका एक वर्ड कौन सा आना चाहिए, पोक्ड, इनएब्रिएटेड, सिमोनाइज्ड, पोनीड, कौन सा करेक्ट होने वाला है, आपको कॉमेंट करके बताना है, ठीक है, कि भाई वो ड्रग और अल्कोहल इन सब के नशे में होना, इसके लिए कौन सा एक वन वर्ड होता है। तो इसके लिए आपका बी वाला ऑप्शन जो दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन है आपका 16th वाला में बी वाला ऑप्शन जो आपका दे रखा है कौन सा है, इनएब्रिएटेड, ठीक है। इसका मीनिंग आपका होता है नशे में धुत होना, ठीक है, नशे में धुत है या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब ड्रिंक करे हुए है, अल्कोहल, ड्रग्स वगैरह, तो पूरी तरह से नशे में है, उसका मीनिंग होता है इनएब्रिएटेड। तो इतनी लंबी लाइन, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, इसकी जगह पर हम एक वन वर्ड रख सकते हैं, इनएब्रिएटेड, ठीक है, नशे में धुत है, उसने ये प्रूव कर दिया एक हमारे जो ट्रैफिक सार्जेंट हैं, ठीक है, उन्होंने। तो सिमोनाइज का मतलब किसी चीज़ को पॉलिश करना, सिमोनाइज। पोनी आपका पोनी से पोनीट बना दिया। पोक्ड मतलब पोक्ड हो जाते हैं, वो हो जाता है पोक, ठीक है, पोक से पोक्ड बना दिया, ठीक है, ये कोई मीनिंग नहीं है इसका। इनएब्रिएटेड बिल्कुल करेक्ट है। तो वोकैब देखिए आपका, मैंने पहले भी बताया जब हम लोग वोकैब सेशन करते हैं कि वोकैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी देखो ईडियम भी पूछ लिया गया, यहाँ पर आपका इनएब्रिएटेड पूछ लिया गया, ठीक है। तो वोकैब सेशन आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा अपना इंग्लिश के लिए, क्योंकि डायरेक्ट ये आपका देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग इसके बाद करेंगे, उसमें भी आपकी डायरेक्ट टेस्ट से डायरेक्ट वोकैब से पूछ लिया गया। क्लोज टेस्ट में तो अक्सर वोकैब से आता है, तो वोकैब सेशन से आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो वोकैब आपको बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपेयर करनी है, बढ़िया से उसके नोट्स बनाया करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए वोकैब की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका है द मॉब ड्रोव ऑन द रैम्पेज एंड लूटेड सेवरल शॉप्स इन द लोकेलिटी, ठीक है। मॉब मतलब क्या हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका क्या हो गया, जो
भीड़ होती है ना, बहुत शोर शराबे वाली, कौतूहल वाली भीड़, मतलब बहुत ही कोलाहल मचाने वाली जो भीड़ थी पूरी, वो ड्रोव ऑन द रैम्पेज, मतलब पूरी तरह से रैम्पेज मतलब तहस नहस पर आ गई, सब बर्बाद करने पे आ गई। एंड लूटेड, और बहुत सारी उसने शॉप्स जी हैं लोकेलिटी में लूट ली और बहुत सब कुछ तहस नहस कर दिया भीड़ ने, ठीक है। ये आपका है। तो ड्रोव ऑन द रैम्पेज की जगह पर क्या होगा, प्लेड ऑन द रैम्पेज, स्ट्रॉल्ड ऑन द रैम्पेज, रैन ऑन द रैम्पेज, या फिर वेंट। भाई रैम्पेज मतलब तहस नहस करना, सब चीज़ें खराब कर देना, ठीक है, वो रैम्पेज होता है। तो रैम्पेज पर भीड़ जो है वो उतर आई, रैम्पेज पर उतर आई, ये मतलब आपका हो गया उसने बहुत सारी शॉप्स लूटी और पूरा तहस नहस पर उतर आई वो भीड़, उसने खूब तहस नहस किया। तो ड्रोव नहीं होगा भाई, ड्रोव क्या होता है, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन, भाई ड्राइव करना, ड्राइव ड्रोव ड्राइवन होता है ना आपका, तो वो तो नहीं होने वाला है। स्ट्रोल्ड ऑन द रैम्पेज, भाई चल रही थी, स्ट्रोल या फिर दौड़ रही थी, रैन कर रही थी, या वेंट, वेंट मतलब उतर आना। वेंट ऑन द रैम्पेज हम लोग यूज़ करते हैं, ये आपका पूरा लाइन हम लोग क्या यूज़ करते हैं 17th वाले का डी वाला, कि भाई वेंट ऑन द रैम्पेज, तहस नहस पर उतर आई, ठीक है, तहस नहस पर उतर आई रैम्पेज। तो कोई भाग नहीं आई, रैन नहीं करा उसने, स्टॉल मतलब चलना टहलना, ये भी स्टॉल भी नहीं करा, ना ही उसने ड्राइव किया और ना ही उसने क्या करा, प्लेड ऑन द रैम्पेज, कोई तहस नहस पर उसने ना ही खेला। वेंट ऑन द रैम्पेज होता है, ठीक है, ये अच्छे से याद कर लो, वेंट ऑन द रैम्पेज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। प्लीज आस्क द डॉग टू गेट ऑफ माई काउच। नेक्स्ट क्वेश्चन 18th वाला, कि भाई डॉग से कहो कि जल्दी से गेट ऑफ हो जाए मेरे काउच से, मैं इस काउच पर बैठी हूँ, सोफे पे बैठी हूँ, इससे कहो हट जाए डॉग से। तो गेट ऑफ माइन, गेट ऑफ माई, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन, या फिर गेट ऑफ माइन। तो ये जो माइन वाले हैं सबसे पहले इनको हटा दो। माइन में आपका सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है, इसके अंदर ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। दिस बुक इज माइन बोलते नहीं है, ये दिस मार्कर इज माइन, यानी कि इस ये तो नहीं बोलेंगे दिस मार्कर इज माइन मार्कर, ऐसा नहीं, दिस मार्कर इज माइन, यानी कि ये मार्कर मेरा है, मेरा है, मेरा मार्कर है। माइन में ही आपका ऑब्जेक्ट आ गया है, हमें माइन के बाद आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। माइन के बाद मार्कर या माइन के बाद आप काउच नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे काउच आपका लगा है, हमें सिर्फ गेट ऑफ माई में करना है, तो माइन वाले एलिमिनेट कर दो बहुत जल्दी से, क्योंकि काउच हमारा दे रखा है, माइन नहीं आएगा, माइन के बाद आपका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है इसके लिए। तो आपका ए वाला और डी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। और सी वाला बचा, बी वाला बचा। तो देखो गेट ऑफ तो नहीं होता है आपका, गेट ऑफ होता है। क्या होता है, गेट ऑफ। गेट ऑफ मतलब डॉग को उस जगह से हटा दो, उस जगह से लीव करना, किसी जगह को गेट ऑफ करना, गेट आउट करना, वो आपका गेट ऑफ हो जाता है। किसी जगह से हट जाना उस जगह से, तो वो गेट ऑफ हो जाता है। उस जगह से हटाना किसी को, गेट ऑफ करना, लीव करना, तो वो गेट ऑफ हो जाता है, ठीक है। गेट ऑफ नहीं होता है, गेट ऑफ नहीं, OFF ऑफ होता है। फ्रेजल वर्ब आपकी हो गई है, ठीक है। तो कौन सा वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन आपका है गेट ऑफ माई, ठीक, गेट ऑफ माई, ये वाला करेक्ट बिल्कुल आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाला देखते हैं कि आई विल नॉट गो आउट इफ इज रेनिंग, कि भाई मैं बाहर नहीं जाऊंगा इफ इज रेनिंग। इफ इज रेनिंग क्या होता है, इफ़ इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ होना चाहिए ना, इट इज़ रेनिंग बोलते हैं ना, इट इज़ रेनिंग बारिश हो रही है, तो इन्होंने वो ही नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर फिर तुरंत आपको एलिमिनेट तो करना ही है, मतलब आपको सही तो करना ही है। तो अगर नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन है तो उसको हटा दें, अच्छा नो इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो देखो आई विल नॉट, आपको पता है इफ़ के साथ हम लोग कोई भी अपनी मॉडल वर्ब यूज़ नहीं करते, विल वुड ये सब नहीं यूज़ करेंगे। और विल आपका पहले दे रखा है, ये आपकी एक कंडीशन होगा कि अगर बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, कंडीशनल सेंटेंसेज हो गए, ठीक है, कि भाई हम प्रेजेंट और फ्यूचर की कंडीशन की अगर बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है, होती है यानी कि प्रेजेंट और फ्यूचर की कंडीशन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो। इफ़ इट रेन्स, यहाँ पर कहाँ दे रखा है, डी वाले ऑप्शन में, 19th वाले में डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। विल नहीं लगता, रेंड नहीं होगा, पास्ट नहीं करना है, रेनिंग नहीं करना है, हमें इफ़ इट रेन्स चाहिए, इट भी चाहिए हमें साथ में, ठीक है। तो आई विल नॉट गो आउट इफ़ इट रेन्स, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस है ये। चलिए नेक्स्ट वाला इजी था, ये वाला भी बहुत बार हम लोग इसको भी कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा कि आई डू नॉट वियर द सन ग्लासेज एट द मोमेंट।
ये वाला आपका क्वेश्चन है। आई डू नॉट वियर, भाई मैं नहीं पहनूंगा सनग्लासेज एट द मोमेंट, इस समय मैं नहीं पहन रहा हूँ, ठीक है, इस समय मैं नहीं पहनता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ इसमें भी क्या होता है, जैसे कि लास्ट वीक एगो, ये वाले हमारे पास्ट इंडेफिनिट में बनते हैं, और जो एट द मोमेंट हो गया, एट प्रेजेंट हो गया, मतलब इस समय पर कोई चीज़ हो रही है, एट द मोमेंट कोई चीज़ चल रही है, यानी कि प्रोग्रेसिव है। यानी कि जब ये वाले टेंस होते हैं तो हम इन्हें किस में बनाते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में हम इन्हें बनाते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस में हम लोग इन्हें बनाते हैं, मतलब कोई चीज़ आपकी एट प्रेजेंट चल रही है, एट द मोमेंट में चल रही है। यानी कि 20th वाले में हमारा आई डू नॉट वियर की जगह पर आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा है, यहाँ पर आई एम नॉट वियरिंग, भाई मैं नहीं पहन रहा हूँ इस समय सनग्लासेज, तो एम नॉट वियरिंग हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, एम नॉट वियरिंग हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। कौन सा हो गया आपका, डी वाला, 20th का आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डिड नॉट वियर नहीं करना है क्योंकि हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चाहिए है। वॉज वियरिंग, भाई पास्ट में नहीं करना क्योंकि एट द मोमेंट प्रेजेंट कोई चीज़ चल रही होती है। वॉर नहीं कर देना है, कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है, डायरेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस देखना है, एम नॉट वियरिंग करेक्ट हो जाएगा, ठीक। 21st देखते हैं, हर होप्स फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस वर बीटन व्हेन शी लॉस्ट हर ज्वेलरी बॉक्स, कि भाई उसकी जो आशा थी, उम्मीद थी फॉर बिल्डिंग हर ओन हाउस, अपना घर बनाने की, वो बीटन हो गई, कि भाई क्या हो गया, उसकी आशाएं टूट गई, बीटन हो गई जब उसका ज्वेलरी जो बॉक्स था, भाई गहनों का बॉक्स था, वो खो गया, तो सोचा भाई अब कैसे घर बनेगा, ज्वेलरी खो गई मेरी, ठीक है। तो ये था, तो यहाँ पर जो उसकी होप्स थी वो क्या हो गई, हाउस वर डैश्ड हो गई, या फिर हाउस वर रिलीव्ड हो गई, या डिफीटेड हो गई, या फ्रस्ट्रेटेड हो गई। देखो बीटन मतलब मारा नहीं गया, उसकी आशाओं को मारा नहीं गया है, ठीक है। रिलीव मतलब बी वाला ऑप्शन जो रिलीव दे रखा है, रिलीव मतलब मुक्त हो गई, आशाएं मुक्त हो गई उसकी, और चिंताएं बढ़ गई होंगी उसकी, रिलीव नहीं हुआ, उसको कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा, ठीक है। डिफीटेड मतलब उसकी आशाएं हार गई, या फिर फ्रस्ट्रेटेड हो गई। क्या ऑप्शन करेक्शन का होना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, 21st का ए वाला, ये जो दे रखा है, हाउस वर डैश्ड। डैश्ड मतलब क्या होता है, डैश्ड मतलब धराशायी हो जाना, धराशायी एकदम, होप्स जो थी जैसे ताश के पत्तों का वो होता है, एकदम हल्के से टच किया पूरा धराशायी हो गया, ठीक है। धराशायी हो जाना यानी कि पूरी उम्मीदें, आशाएं जो थी, भाई उसका घर बनेगा, ऐसे ऐसे वो सोच रही थी, तो सारी उम्मीदें उसकी पानी फिर गया, धराशायी हो गई। तो डैश्ड वाला जो ऑप्शन है ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। ना तो आपका उसकी फ्रस्ट्रेटेड हुई हैं आशाएं, ना ही हारी हैं उसकी, और ना ही उसकी रिलीव हुई हैं। क्या हुआ है, डैश्ड हो गई, धराशायी हो गई सारी उम्मीदें उसकी, क्योंकि उसका ज्वेलरी बॉक्स जो था वो खो गया, ठीक, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 22nd आपका, आई हैव नॉट सीन यू फॉर लास्ट ईयर, कि भाई मैंने तुम्हें पिछले साल से नहीं देखा है। पॉइंट ऑफ टाइम है लास्ट ईयर आपका, तो हमारा क्या लगना चाहिए, सिंस लगना चाहिए। इजी था ये, फॉर की जगह पर बस सिंस लगा दीजिए, लास्ट ईयर हो जाएगा। सिंस आपका सिर्फ सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, 22nd में आपका क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, सिंस जिसमें लगा है कि भाई मैंने तुम्हें पिछले साल से नहीं देखा है, ठीक है। यू फॉर तो आएगा ही नहीं, फॉर टेस्ट ईयर, अच्छा टेस्ट देगी, लास्ट लिखा होना चाहिए, ठीक है। अबाउट लास्ट ईयर, लगभग अबाउट लास्ट ईयर भी नहीं होगा, क्या होगा, सिंस होगा, फॉर की जगह पर बिल्कुल करेक्ट आपका सिंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, 23rd देख लेते हैं कि इन टाइम्स, ठीक है, हाँ, इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी शी प्रेज फॉर एन ओरेकल टू गाइड हर, ठीक है, कि मुश्किल के समय में वो क्या प्रे करती है, कि भाई ओरेकल मतलब क्या होता है कि एक भविष्यवाणी टाइप, कि भाई ऐसी कोई भविष्यवाणी हो जो उसे गाइड करे, कुछ ऐसी वाणी उसे मिल जाए, कुछ ऐसा हो जो उसे गाइड करे इस परेशानी के समय में, ठीक है। तो ये ओरेकल आपका होता है। तो आपको क्या है, प्राइज होगा, भाई प्राइज तो मूल्य हो गया, ये तो खराबी हो गया। प्रे मतलब प्रे करना, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो प्रे हो गया आपका, ठीक है। प्रे में एस लगेगा या प्रे लगेगा, या प्रेज मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, उसको एडमायर करना। तो ये जो 23rd है, सबसे पहले ये देखिए, एक आपका प्रे होता है, ये भी हम लोग कर चुके हैं, एक आपका प्रे होता है, ठीक है। प्रे मतलब क्या होता है, प्रे मतलब होता है कोई शिकार है, यानी कि विक्टिम है, विक्टिम के लिए यूज़ करते हैं PREY, प्रे, ठीक है।
ये प्रे आपका क्या होता है, प्रार्थना, प्रार्थना करना। तो भाई उसने प्रार्थना करी ना कि कोई ऐसी भविष्यवाणी हो कि जो उसे मुश्किल समय में गाइड करे, ना कि वो शिकार हुई, कि भाई वो शिकार नहीं है, शी प्रेज नहीं है, वो शिकार नहीं है, उसने प्रे करती है, वह प्रे करती है। और शी आपका सिंगुलर है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेज हो जाएगा, PRAYS, प्रेज। ठीक, समझ गए हैं। प्रेज डी वाला ऑप्शन तो आपका प्रेज मतलब प्रशंसा करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, आयरीन वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे बाई वॉक, कि भाई आयरीन कोई होगी, ठीक है, वो क्या जाती है, डेली ऑफिस जाती है, वेंट टू ऑफिस एवरी सिंगल डे, प्रत्येक दिन वो कैसे जाती है, बाई वॉक जाती है। ठीक है, तो ये जो एवरी सिंगल डे बाई वॉक दे रखा है, इसकी जगह पर आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, एवरी सिंगल डे ऑन वॉक, या फिर एवरी सिंगल डे वॉक, सिर्फ ऑन हट गया, एवरी सिंगल डे बाय, एवरी डे सिंगल बाय वॉक हो जाएगा, या इन्होंने एवरी डे सिंगल कर दिया, एवरी सिंगल डे होगा। ठीक है, एवरी सिंगल डे ऑन फुट। तो देखिए वॉक नहीं होता, बाय वॉक नहीं होता। भाई बाय वॉक का मतलब क्या होगा कि भाई वो पैदल जा रही है, पैदल जा रही है, डेली अपने ऑफिस जाती है पैदल, ये मतलब हुआ वॉक का। तो पैदल के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 24 का ऑप्शन डी वाला, एवरी सिंगल डे ऑन फुट होता है। ठीक है, पैदल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ऑन फुट, ये होता है पैदल। ठीक है, फुट से पहले, ऑन फुट को बोलते हैं पैदल, फुट से पहले ऑन लगाएंगे, वॉक को हटा देंगे, ऑन फुट कर देंगे, यानी कि पैदल जाती है एवरी सिंगल डे वो ऑफिस। ठीक है, ऑन फुट हो जाएगा। और देखो बाई का मतलब होता है किसी आप ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, जैसे बाय एयर जा रहे हैं, बाय एरोप्लेन जा रहे हैं, बाई ट्रेन जा रहे हैं, वो अगर आप बाय वॉक नहीं होता, ऑन फुट होता है पैदल जाने के लिए। ठीक है, तब बाय हम लोग नहीं लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 25th क्वेश्चन देख लेते हैं। 25th में आपका क्या कहा गया है, हाँ जी, कि कंपनी डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडियरी बिकॉज इट वाज अंडर मैसिव डेट्स। ठीक है, तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि भाई अपने स्टेक, अपने शेयर जो भी हैं उनको वो सेल कर देंगी, क्योंकि क्या हो रहा है, बिकॉज इट वाज अंडर मैसिव डेट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा डेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया। मैसिव मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल कर्जा हो गया, बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, इसलिए वो स्टेक अपने सेल कर देंगी। ठीक है, ये इन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि सेल कर देंगी, डिसाइडेड टू सेल देयर स्टेक। अब भाई ये जो सेल देयर स्टेक इन देयर सब्सिडरी है, तो इट्स स्टेक इन देयर होगा, या फिर देयर स्टेक इन इट्स होगा, या नो सब्स्टिट्यूशन है, या फिर डी वाला इट्स स्टेक इन इट्स सब्सिडरी। ठीक है, तो आपका क्या करेक्ट होना चाहिए भाई, ये जो देयर, सबसे पहले तो ये जो देयर है इस पर फोकस करिए। हाँ, तो ये जो प्रोनाउन आपका लगा है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आपका हो गया, ये जो आपका देयर हो गया, ये आपका किसके लिए हम लोग लगाते हैं, प्लूरल के लिए। जब आपका सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और जब भी आपका होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, तब हमारा क्या लगना चाहिए, इट्स लगना चाहिए। ठीक है, और कंपनी आपका दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, कंपनी की बात हो रही है, और कंपनी आपकी क्या है, सिंगुलर है। भाई एक कंपनी है, तो भाई एक कंपनी के लिए लोग देयर कैसे लगाते हैं, देयर मतलब उनके, बहुत सारे। ठीक है, उनकी बात हो रही है कि उनके स्टेक उन्होंने बेच दिए। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी, एक ही कंपनी की बात हो रही है, बहुत सारी कंपनीज की बात नहीं हो रही है। तो आपका जो डी वाला ऑप्शन है, कंपनी ने अपने स्टेक बेच दिए, इट्स स्टेक। ठीक है, मेरी की बात हो रही है तो मैं अपनी बात करूँगी, यानी कि कंपनी अपनी बात कर रही है, यानी कि इट्स आएगा, इट्स स्टेक इन इट्स, दोनों तरफ इट्स आएगा, क्योंकि ये जो दोनों चीज़ें यूज़ हुई हैं ये कंपनी के लिए यूज़ हुई हैं, और कंपनी आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। यहाँ पर कंपनीज होता तो देयर करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ इट्स आएगा, तो आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 25th का। ठीक है, समझ गए हैं। चलिए, तो आज की क्लास में ये 25 क्वेश्चन हम लोग रखते हैं अपने। अभी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, लगभग 3 वीडियोस आपकी बनेंगी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की, और प्रीवियस वीडियोस जो हैं सीजीएल प्री की वो ज़रूर देखिएगा, सारे मैंने हम लोगों ने कर रखे हैं। स्पॉटिंग एरर करा था इससे पहले, वो भी वीडियो देखिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसका सेकेंड पार्ट लेकर, और ये पूरी देखिएगा, जिन्होंने नहीं देखी है या तो आधी देख रहे हैं, पूरी देखिए, सारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले चांसेस रहेंगे, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके, जैसे MTS 2023 चल रहा है, इसमें भी चांसेस हैं। देखिए SSC
सी रिपीट करती है अपने क्वेश्चंस, तो ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है इनमें से कोई ना कोई, या रूल पे मिल सकता है, हो सकता है लैंग्वेज चेंज हो। तो देख लीजिएगा पूरी वीडियो, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पूरी वीडियो को फिर से रिवाइज करना। जो भी आपको कुछ समझ में ना आए तो नंबर पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, सीजीएल वाले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक। तो मिलते हैं आपको कल सेम टाइम सेम जगह, और शाम को 7 बजे एमटीएस की एनालिसिस होती है, वो देखना मत भूलिएगा लाइव। तब तक देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू।